नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका मेरा YouTube चैनल A to Z। वेलकम टू माय चैनल A to Z। और मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि जो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बताया था हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में, वो आप लोगों ने सीख लिया होगा। लास्ट टाइम मैंने बस आपको इतना ही बताया था कि मेन वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, उसका ना मीनिंग बताया था, ना मैंने आपको कोई कंस्ट्रक्शन के बारे में कोई डिस्कशन किया था। आज हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, जो मैंने सीखा है अभी तक, कि टेंस को ना पढ़ाने से पहले कुछ बेसिक सी चीज़ों पे काम हो जाए तो ठीक है। अगर वो थोड़ी बेसिक सी चीज़ें क्लियर होगी ना आपके, तो फिर आपको टेंस जो है ना आसानी से आ जाएंगे। और जिसको टेंस आ गए, मतलब फिर मुझे नहीं लगता कि वो उसको कोई दिक्कत आने वाली है। ठीक है, तो टेंस करने के लिए ना सबसे पहले अगर हमें टेंस सीखना, मान लो, तो अपने को सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, इन चार चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो मैंने ये दो चीज़ें आप लोगों से डिस्कस कर ली थी कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है और मेन वर्ब क्या होता है। ठीक है ना। बी की फॉर्म, डू की फॉर्म और हैव की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब बनने का काम करती है, मेन वर्ब बनने का काम भी करती है। और मेन वर्ब मैंने आपको बता दिया था, इसका मीनिंग होता है सेंटेंस के अंदर। ठीक है, तो और एक बात मैंने ये बताई थी आप लोगों को कि जितनी भी सेंटेंस के अंदर वर्ब आएंगी, जो सबसे लास्ट में पड़ी होगी मेन वर्ब होगी, उसको छोड़ के आगे जितनी भी वर्ब इस्तेमाल होंगी वो सारी हेल्पिंग वर्ब होंगी। तो इतना ही था मेरा लास्ट का लेक्चर। अब इसको ना थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। आज मुझे ये सिखाना है आपको। अगर आपने ये चार चीज़ें सीख ली ना, ये तो दो चीज़ सीख ही ली, एक ऑब्जेक्ट के बारे में पता कर लिया क्या होता है और एक सब्जेक्ट के बारे में पता कर लिया क्या होता है, तो आधा काम तो हो गया, समझ लो, आपका डन है। ठीक है, तो आज ना हम सीखेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा, फिर सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज मैं ऑब्जेक्ट पे फोकस कर रहा हूँ। अगर आपने ऑब्जेक्ट सीख लिया क्या होता है और सब्जेक्ट सीख लिया क्या होता है, तो समझ लो आपने आधे टेंस सीख लिए। टेंस सीखने का आपका आधा काम हो गया। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट में वैसे तो इसका हिंदी में अगर मीनिंग देखें तो इसका मतलब क्या, कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई भी चीज़। और इंग्लिश में अगर इसको डिफाइन करना हो, कोई पूछे भी इसका क्या डेफिनेशन है, तो इसकी जो डेफिनेशन है ना, वो एक ही चीज़ दी जा सकती है, भी कोई काम हुआ, कोई एक्शन हुआ। ठीक है, मैं बार बार ना अब एक्शन बोलूँ। एक्शन मतलब इंग्लिश के में ना एक्शन को हिंदी में काम बोलते हैं। ठीक है, कोई काम हुआ उसको इंग्लिश में बोल देते हैं एक्शन। मतलब कोई एक्शन हुआ, उस एक्शन का असर किस चीज़ पे पड़ा है, वो चीज़ ही ऑब्जेक्ट कहलाएगी। आपको यही डेफिनेशन देनी भी, हमने कोई काम किया, कोई एक्शन हुआ। ठीक है, कोई काम हुआ और उस काम का असर किस चीज़ पे पड़ा है, वो चीज़ ही क्या कहलाएगी, ऑब्जेक्ट कहलाएगी। जैसे देखो, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इधर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रब करने का काम कर रहा हूँ, साफ करने का काम कर रहा हूँ। ठीक है, उसका असर किस पे हुआ, बोर्ड पे हुआ। बोर्ड है ना, साफ हो गया। पहले इस पे कुछ लिखा था इधर और अब ये साफ हो गया, तो बोर्ड ही क्या कहलाएगा, बोर्ड हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब जैसे अभी मैंने यहां से कोई चीज पिक करी, काम क्या हुआ, पिक करने का। पिक की, उठाई, उठाने का असर किस पे हुआ, इस कपड़े पे, इस क्लॉथ पे, इस रुमाल पे हुआ। ठीक है, कैसे, पहले ये रुमाल यहाँ था और यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये चीज़ क्या कहलाएगी, ये जो क्लॉथ है ना, ये क्लॉथ क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, अब जैसे मेरे हाथ में ये चौक है, इस चौक को अभी मैं क्या एक्शन कर रहा हूँ, क्या काम कर रहा हूँ, मैंने काम किया तोड़ने का, ब्रेक करने का। ठीक है, जो काम हुआ ना वो ये हुआ, ब्रेक। ठीक है, और इस काम का असर, इस तोड़ने का असर किस पे हुआ, ये पीस ऑफ चौक है। ठीक है, इस पीस ऑफ चौक के ऊपर हुआ, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ये पीस ऑफ चौक ही हमारा
ऑब्जेक्ट होगा। जैसे अभी मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ और बहुत सारे के और भी के अभी एक्शन क्या हो रहा है, तो पढ़ाने का हो रहा है। उस पढ़ाने का असर किस पे हो रहा है? ऑब्वियसली आप लोगों पे हो रहा है, आपकी नॉलेज बढ़ रही है, मेरे ऊपर भी हो रहा है, मेरी नॉलेज बढ़ रही है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? आप हो गए। ठीक है, अब अगर मैं किसी के थप्पड़ मारूं, काम तो होगा थप्पड़ मारने का, ठीक है, लेकिन जिस पे असर होगा ना, ऑब्जेक्ट वही होगा। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, जैसे अब एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं कहूं कि आई टीच यू, आई टीच यू, तो इसमें एक्शन क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है? काम तो ये रहा पढ़ाने का, ये रही वर्ब हमारी। ठीक है, ये वर्ब है। इस एक्शन का असर किस पे हो रहा है? यू, तुम्हारे ऊपर। तो यू क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अगर मैंने लास्ट वाला जो एग्जांपल लिया था कि आई ब्रोक ए पीस ऑफ चॉक, ए पीस ऑफ चॉक, जो मेरे हाथ में था। ठीक है, तो काम तो क्या हुआ था, एक्शन क्या हुआ था? ये हुआ था तोड़ने का। किस पे असर हुआ था? ए पीस ऑफ चॉक पे, टूट गया था। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ? ए पीस ऑफ चॉक। कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कोई भी एक्शन हुआ देख, और उस एक्शन का असर किसी भी चीज पे पड़ेगा ना, वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, जब भी कोई एक्शन हुआ, उस एक्शन का प्रभाव पड़ गया किसी चीज पे, ट्रांसफर हो गया उसका प्रभाव किसी चीज पे, उससे कोई चीज प्रभावित होगी, तो वो चीज ही क्या कहलाएगी? वो चीज ही ऑब्जेक्ट कहलाएगी, सीधी सी बात है। ठीक है, लेकिन क्या ये हमेशा रहेगा? बात ये कि क्या ऐसा हमेशा रहेगा कि मैं हमेशा किसी न किसी चीज पे असर पड़ेगा इसका? जैसे कि अगर मैं कहूं कि ही इज वॉचिंग टीवी, ठीक है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, ये हमारी मेन वर्ब होगी, और ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर मैं टीवी देखता हूँ या कोई आदमी टीवी देख रहा है, तो उसका टीवी पे क्या असर है? असर ही नहीं है। ये तो फिर ये ऑब्जेक्ट कैसे हो गया? ठीक है, अगर ये बंदा टीवी देखने का काम कर रहा है, ये मेन वर्ब है, और इस एक्शन ये मेन वर्ब है, टीवी देखने का काम हो रहा है, और ऑब्जेक्ट टीवी है इसमें, मुझे पता है। मैं बता रहा हूँ आपको कि इस सेंटेंस में अगर मुझे ऑब्जेक्ट ढूंढना हो तो टीवी है। लेकिन ये तो हर कोई बता देगा कि भाई जब हम टीवी देखते हैं तो उसका असर, तो टीवी पे क्या होता है? टीवी पे कोई असर थोड़ा ना होता है। हाँ, हमारी आंखों पे जरूर असर हुआ है। तो ऑब्जेक्ट टीवी फिर कैसे हो गया? वो तो फिर डेफिनेशन खराब होगी। ठीक है, फिर तो वो डेफिनेशन ही खराब होगी कि भाई किसी चीज़ पे असर पड़ेगा तो वही ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि आपको ना इंग्लिश के अंदर क्या सीखना है? आपको सीखना यह है कि ढूंढना कैसे है, हाउ टू फाइंड आउट, हाउ टू फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपको ढूंढना यही है कि कोई सेंटेंस लिखा मैंने, उस सेंटेंस में हमें ऑब्जेक्ट ढूंढना है, तो उसको ढूंढेंगे कैसे? उस ऑब्जेक्ट को हम पता कैसे करें? ठीक है, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको क्या सिखाया था? मेन वर्ब ढूंढनी, हेल्पिंग वर्ब ढूंढनी। आज मैं तुम्हें क्या सिखा रहा हूँ? आज मैंने तुम्हें बता भी दिया, डेफिनेशन तो यही बनेगी, तो उसके अलावा कोई डेफिनेशन नहीं है। कि अगर कोई पूछे भाई डेफिनेशन दो, तो डेफिनेशन तो भैया यही है कि कोई भी काम हुआ, कोई भी एक्शन हुआ, और उस एक्शन का असर जिस चीज़ पे पड़ जाएगा ना, वही ऑब्जेक्ट कहलाएगा। लेकिन अपने को सीखना पता है क्या? सीखना है कि हाउ टू फाइंड एन ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। ठीक है, सिंपल तरीका देखो मैं बताता हूँ, बहुत आसान तरीका। आपको ना सबसे पहले क्या करना है, मेन वर्ब ढूंढ लेनी है। सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब ढूंढो। मेन वर्ब ढूंढने के बाद ना आप उस पे व्हाट या whom का सवाल करो, क्वेश्चन पुट करो। सबसे पहले मेन वर्ब ढूंढो, मेन वर्ब ढूंढने के बाद व्हाट और whom का उससे क्वेश्चन पुट करो, सवाल करो। व्हाट का मतलब क्या और whom का मतलब किसे। ठीक है, सबसे पहले बहुत आसान था, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि मेन वर्ब कैसे पता लगती है। सब एक देख लो, सबसे लास्ट में जो पड़ी होगी सेंटेंस के अंदर, वो मेन वर्ब होगी। ठीक है, और मेन वर्ब ढूंढो, बहुत आसान है। मेन वर्ब ढूंढने के बाद ना उस पर सवाल करो, क्या, किसे।
एक ऐसा वर्ड मिलेगा सेंटेंस के अंदर जो क्या और किसे का आंसर देगा, और वो आंसर देने वाला जो वर्ड होगा ना, वो वर्ड ही मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। बहुत आसान है, ठीक है। अभी शायद आप लोगों को यार ये अजीब सा लग रहा हो, क्या मतलब मेन वर्ब व्हाट होम क्या ये, जैसे मैं इसका एग्जांपल दूंगा ना, आपको बिल्कुल सही समझ में आएगा कि ठीक है यार, इट्स ओके, इट्स वेरी इजी टू फाइंड एन ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस, ठीक है। तो पहले मेन वर्ब ढूंढनी है, मेन वर्ब पे इन दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पुट हो जाएगा, देख लेना। और जब हम क्वेश्चन पुट करेंगे ना कोई एक ऐसा वर्ड हो सकता है सेंटेंस के अंदर जो इनका आंसर भी करेगा, और वो आंसर गिविंग जो वर्ड होगा ना, वही ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अब लेते हैं इसके कुछ एग्जांपल, आपको समझ में आएगा। जैसे दे प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, ठीक है। अब ये मैंने सेंटेंस लिया, दे प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। सबसे पहले आपको क्या करना, किसी सेंटेंस को तोड़ना। मैं आज आपको ना धीरे धीरे सेंटेंस को तोड़ना सिखा रहा हूँ, फिर इसका मीनिंग सिखाऊंगा, फिर उसके यूजेस कैसे कैसे, सब सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। लेक्चर का जो लेवल है ना बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। अभी सबसे पहले क्या ढूंढना है, मेन वर्ब, ये रही, इसके अलावा तो कोई वर्ब नहीं है, यही मेन वर्ब है। मेन वर्ब ढूंढो, दे प्ले, प्ले। अब इस पे क्वेश्चन करो, दे प्ले, प्ले व्हाट, प्ले व्हाट, क्या, आंसर क्या है, वे खेलते हैं, व्हाट, क्या खेलते हैं, आंसर क्या है, क्रिकेट। ये रहा, ये ऑब्जेक्ट है, ये है वर्ब का ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल लिया, आई टीच यू, ठीक है। ऑब्जेक्ट ढूंढना है, हमें करना है क्या, सबसे पहले मेन वर्ब ढूंढनी है, ये रही हमारी मेन वर्ब, टीच, टीच। फिर क्वेश्चन पुट करो, आई टीच, किसको, किसे, हुम, होम का क्वेश्चन पुट हो रहा है इसमें। मैंने बताया था या तो व्हाट का क्वेश्चन पुट होगा या होम का क्वेश्चन पुट होगा, ठीक है। अब इसमें किस पे क्या क्वेश्चन पुट, क्या कौन सा वाला क्वेश्चन पुट हो रहा है, होम वाला, ठीक है। आई टीच होम, किसे, किसको पढ़ाता हूँ, आंसर क्या है, यू। तो यू क्या हो गया, इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं, आप लोगों को आसान रहेगा। मतलब मेन वर्ब ढूंढो, उस पर सवाल करो, या तो होम का या व्हाट का, कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर पुट हो जाएगा और उसका आंसर गिविंग वर्ड भी होगा। अगर होगा तो वो मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे एक दो एग्जांपल और लेते हैं, शी लाइक्स, मान लो एक छोटे छोटे और आसान एग्जांपल लूंगा आप तो, ताकि आप लोगों को समझ में आए, अंडरस्टैंडिंग बन जाए। शी लाइक्स राहुल, मान लो ये सेंटेंस आया, ठीक है। आपको क्या करना है, मेन वर्ब ढूंढनी है, ये रही हमारी मेन वर्ब। अब इस पे सवाल करो, शी लाइक्स, किसे, किसे, आंसर क्या है, राहुल है, ठीक है। तो राहुल क्या हो गया, मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। एक एग्जांपल और लेते हैं, ही रीड्स बुक्स एट नाइट, मान लो ये एग्जाम्पल लिया, ठीक है। बहुत आसान है यार, मतलब इजी वे में हम लोग सीखेंगे, आपको वही काम करना। मेन वर्ब ये रीड्स, यही ऐसा वर्ड है जिसकी 3 फॉर्म है, बाकी तो ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है इसके अंदर जिसकी 3 फॉर्म हो। यही वर्ब है, यही मेन वर्ब है, एक ही वर्ब है, मेन वर्ब है। अच्छा, ही रीड्स, अब क्वेश्चन पुट करो, ही रीड्स, वो पढ़ता है क्या, क्या पढ़ता है, आंसर क्या है, व्हाट, ही रीड्स व्हाट, आंसर क्या है, बुक्स। बुक्स क्या हो गया, इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट कहलाएगा। आसान है, ठीक है। मेरे ख्याल से काफ़ी सारे एग्जाम्पल भी हो गए, आप लोग समझ भी गए। सबसे पहले मेन वर्ब ढूंढो, मेन वर्ब के ऊपर व्हाट या होम का क्वेश्चन पुट करो, आंसर गिविंग वर्ड उसका ऑब्जेक्ट कहलाएगा, वर्ब का, मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट कहलाएगा। मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट कहलाएगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, शी टेक्स टी इन द मॉर्निंग। एक एग्जाम्पल लिया, शी टेक्स टी इन द मॉर्निंग, ठीक है।
अब इसमें हमें ऑब्जेक्ट पता करना, सिंपल वही तरीका रहेगा। ये हमारी मेन वर्ब होगी, शी टेक्स वो लेती है, क्या लेती है, व्हाट। आंसर क्या है, टी। टी क्या हो गया, इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट हुआ है, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये हमारी टेक्स क्या है, मेन वर्ब है। तो और ये टी क्या है, टी मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है। मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ऑब्जेक्ट है ना, किसी और चीज का भी होता है, किसी और चीज का भी होता है, ठीक है। अभी मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट कैसे पता करना, हाउ टू फाइंड द ऑब्जेक्ट ऑफ a main verb in a sentence. First of all, find out the verb. Where is the verb? The any verb. If there is only one verb, that will be main verb. And if there are more than 3 verbs in a sentence, the verbs coming in the last will be the main verb of the sentence. ठीक है? Find out that verb. Put the question of what and whom. Any word giving answer of that what and whom will be the object to the main verb. ठीक है? Main verb का object होगा वो। अभी हमें एक और भी ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस के अंदर। तो मुझे एक चीज़ और बतानी है आप लोगों को कि आपने इसके बारे में सुना होगा, प्रेपोजिशन के बारे में, ठीक है। प्रेपोजिशन हम लोग 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 7th 8th से 9th से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। तो मेरे ख्याल से सबने इसके बारे में सुना है। मुझे ना अभी इसकी कोई डेफिनेशन नहीं बतानी है, ये प्रेपोजिशन होता क्या है, ठीक है, और इसका क्या मतलब है। मुझे सिर्फ आप लोगों से ना अभी इतनी उम्मीद करता हूँ कि मैं कुछ वर्ड लिखूँ, या ना पता हो तो फिर तुम लोग नोट कर लेना, उसकी लिस्ट बना लेना। कुछ शब्द लिख रहा हूँ और वो सारे प्रेपोजिशन है। आपका काम ये है सिर्फ इतना याद ही करना, जैसे एट हो गया, इन हो गया, ऑन हो गया, अंडर है, अबाउट, फॉर, विद, एक्सेप्ट, और अबव, बिलो। बहुत सारी प्रेपोजिशंस हैं जिनके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। बिसाइड्स हो गया, अक्रॉस है, बियॉन्ड है, ठीक है। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस के नाम लिख दिए हैं, काफ़ी है। एक्सक्लूडिंग है, इंक्लूडिंग है, बिसाइड है, काफ़ी सारी हैं, ठीक है। कुछ और एक दो इंपॉर्टेंट और लिख देता हूँ, जैसे ऑफ है, अमंग है, ठीक है, बिटवीन, काफ़ी सारी हैं। जब मैं प्रेपोजिशन का टॉपिक कराऊंगा ना, तब आपको डिटेल लिस्ट बताऊंगा आपको। अभी आपको सिर्फ इतना ही आप लोगों ने ध्यान रखना है कि ये जो सारे वर्ड्स हैं ना, ये प्रेपोजिशन है, इनका क्या मीनिंग है, इनके क्या यूजेस है। हम लोग अभी वो प्रेपोजिशन का टॉपिक डिस्कस तो कर नहीं रहे कि मैं इनके बारे में तुम्हें डिटेल में बताऊँ आप लोगों को। तो आप लोगों ने बस इतना ध्यान रखना है, जिसको अगर नहीं पता है, ठीक है, जिसको पता ठीक है, जिसको अगर नहीं पता है कि ये प्रेपोजिशंस है, वो लोग क्या करेंगे, अपनी नोटबुक में ना लिस्ट बना लें कि ये प्रेपोजिशंस हैं, बस, ठीक है। आगे इसका मैं इनका जिक्र क्यों कर रहा हूँ प्रेपोजिशन का, क्योंकि इनका ना ऑब्जेक्ट से कुछ ना लेना देना है। तो इतना याद रखना है कि ये सारे प्रेपोजिशंस हैं, ठीक है। उसके बाद मैं बताता हूँ कि इनका मैं जिक्र क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों, आपको कभी भी ना सेंटेंस में प्रेपोजिशन नजर आई, कभी भी प्रेपोजिशन नजर आई ना, याद रखना प्रेपोजिशन है ना, कभी अकेली नहीं आती, कभी भी सेंटेंस में अकेली नहीं आती, हमेशा अपना ऑब्जेक्ट साथ में रखती है। ये प्रेपोजिशन के बाद हमेशा इसका ऑब्जेक्ट जरूर आता है। इसलिए मैं बोल रहा था कि वो मैंने जो पहले ऑब्जेक्ट सिखाया था ना, वो मेन वर्ब का था। अभी मैं ऑब्जेक्ट जो सिखाने जा रहा हूं ना, वो होगा प्रेपोजिशन का, ठीक है। प्रेपोजिशन के बाद ना आपको कहीं ना कहीं जरूर, ऐसा हमेशा होगा, 100% होगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि प्रेपोजिशन के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन न आए, ऐसा कभी नहीं होगा,
ठीक है। preposition never comes alone in a sentence, it always comes with its object, ठीक है। every and each preposition is followed by either noun or pronoun, हमेशा ऐसा ही होगा, ठीक है। preposition हमेशा, preposition कभी अकेले नहीं आएगी, उसके बाद noun या pronoun जरूर आएगा, और वो noun और pronoun पता क्या होंगे, preposition के object कहलाएंगे। चाहे noun आए चाहे प्रोनाउन आए, उन दोनों का काम क्या होगा, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना, ठीक है। एक बात और बताता हूं आपको, नाउन और प्रोनाउन का काम ही ऑब्जेक्ट बनना और सब्जेक्ट बनना, ठीक है। सब्जेक्ट हम लोग अगले में भी उसमें डिस्कस करेंगे वीडियो में, आज मैं ऑब्जेक्ट बता रहा हूं फिर, लेकिन मैं बता देता हूं कि नाउन और प्रोनाउन का काम है ना ऑब्जेक्ट बनना और सब्जेक्ट बनना। अगर मैंने कोई सेंटेंस लिखा, इसके अंदर मान लो यहाँ नाउन नजर आ गया, यहाँ प्रोनाउन नजर आ गया, यहाँ नाउन नजर आ गया, यहाँ पे प्रोनाउन नजर आ गया, ये चारों के चारों ना सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से होंगे सेंटेंस में। नाउन प्रोनाउन का कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नाउन प्रोनाउन का काम क्या है, सब्जेक्ट बनना या ऑब्जेक्ट बनना, ठीक है। या तो ये मेन वर्ब के सब्जेक्ट बनेंगे या मेन वर्ब के ऑब्जेक्ट बनेंगे। एक और काम भी होता है, और काम भी होता है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट बनने का काम भी करते हैं, कई बार एडजेक्टिव बनने का काम भी करती है नाउन, वो बाद की बातें हैं, वो हम लोग सीख लेंगे। लेकिन अभी मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी प्रेपोजिशन आए उसके बाद एक नाउन प्रोनाउन जरूर आएगा, और वो नाउन प्रोनाउन देखो ये कॉम्बिनेशन रहेगा हमेशा। आप अब आगे से कभी भी रीडिंग करोगे ना, आप ध्यान से पढ़ना कि कोई प्रेपोजिशन नजर आई, प्रेपोजिशन के बाद आपको नाउन या प्रोनाउन जरूर नजर आएगा, ठीक है। अब चूंकि नाउन प्रोनाउन का जिक्र हुआ, प्रेपोजिशन का जिक्र हुआ, प्रेपोजिशन के तो मैंने कुछ वर्ड्स दे दिए आपको, उसके बारे में कुछ बताया नहीं प्रेपोजिशन होती क्या है, ठीक है। हाँ, इनको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। नाउन प्रोनाउन को जानना जरूरी है, क्योंकि अपने को पता ही नहीं लगेगा कि यार वो कौन सा नाउन है कौन सा प्रोनाउन है, तो फिर हम लोग पता भी नहीं कर पाएंगे कि प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। नाउन बहुत सिंपल है, आपको ये नहीं बोलना किसी वस्तु का, मनुष्य का, जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम नाउन कहते हैं। सिंपल सा नाम ही नाउन है दोस्तों, सीधी सीधी बात है, नाम ही नाउन है। मैंने कोई ऐसा वर्ड यहाँ पे बोर्ड पे लिखा, अगर वो वर्ड किसी चीज का नाम है तो वो नाउन है, ठीक है। दुनिया में सारी चीज नाउन होती है, everything in the world is a noun, wherever you see, whatever you see, you will see a noun, ठीक है। अब ये डोर है, रूफ है, पीस ऑफ चौक है, बोर्ड है, शर्ट है, माइक है, क्लॉथ्स हैं, टेबल है, कैमरा है, बोर्ड, ये सब सारी चीज क्या है, नाउन है। कोई भी चीज नाम लिखो, मैंने एक नाम लिखा टोहाना, चलो टोहाना लोकल नाम हो गया। दिल्ली लिखा, दिल्ली नाम है किसी जगह का, कोई ऐसी जगह है यहाँ पे आजकल पता आपको कोरोना वायरस के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, ये उस जगह का नाम है दिल्ली। तो दिल्ली क्या हो गया, नाउन है। मतलब कोई ऐसा वर्ड अगर मैंने लिखा, अगर वो किसी चीज़ का नाम है, ठीक है, तो फिर वो क्या है, वो नाउन है। मान लो मैंने लिखा बुक, भैया ये किसी चीज़ का नाम है, वो उस चीज़ का नाम है जिसको हम पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, ट्रैवलिंग करते वक्त पढ़ते हैं, अलग अलग टाइम है सबके, कोई रात को पढ़ता है, ठीक है। तो लेकिन ये वर्ड ऐसा है, ये किसी चीज़ का नाम है, कोई चीज़ ऐसी है जिसका नाम जिसको हम बुक बोलते हैं, ठीक है, तो ये नाउन है। ऐसी अब मैंने लिखा टीचर, ठीक है, वो सारे आदमी जो पढ़ाने का काम करते हैं, जो बंदा तुम्हारे सामने पढ़ा रहा है, ठीक है, उसको भी क्या बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनका एक नाम है, वो क्या है, टीचर है। तो मेरे ख्याल से आपको नाउन क्लियर हो गया होगा। नाउन का एक मैं स्पेशल लेक्चर रखूंगा, डिटेल में डिस्कस करेंगे, बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है। बस अभी आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए अभी इतना ही बता रहा हूँ कि नाम ही नाउन होता है। मैंने कोई वर्ड लिखा, अगर वो नाउन है, अगर वो किसी चीज़ का नाम है तो वो नाउन है। अब आ जाते हैं प्रोनाउन पे। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है भाई, कोई भी वर्ड है जो नाउन की जगह इस्तेमाल हो जाए, कोई भी वर्ड जो नाउन की जगह इस्तेमाल हो जाए उसको हम प्रोनाउन करते हैं, ठीक है। अब प्रोनाउन अपने आप में टॉपिक है, ठीक है, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपको अगर कोई पूछे डेफिनेशन क्या है, सिंपल सी डेफिनेशन, एनी वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। एनी वर्ड, कोई भी वर्ड जो हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं
उसको कि वो क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। और हम लोग प्रोनाउन क्यों इस्तेमाल करते हैं, देखो एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो हमारे टीचर ने बोला कि यार आपका किसी बेस्ट फ्रेंड पे कोई ऐसे लिख के दिखाओ, तो मान लो हम क्या ऐसे लिखेंगे, क्या पहली लाइन लिख देंगे राम इज माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। अब उसके बाद क्या दोबारा राम लिखेंगे क्या, राम प्लेज चेस, ठीक है। फिर वो राम की मुझे कोई तीसरी बात बोलनी हो, राम इज वेरी इंटेलिजेंट, तो क्या बार बार राम लिखेंगे क्या, नहीं ऐसा नहीं है, बार बार हम राम नहीं लिखेंगे। सबको पता है कि इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, ही। तो ये दोनों वर्ड किसकी जगह है, राम। राम क्या है, नाउन है, तो ये दोनों वर्ड क्या कहलाएंगे, प्रोनाउन। और कोई पूछे कि भाई प्रोनाउन इस्तेमाल क्यों करते हो, क्योंकि कोई भी भाषा है ना दोस्तों, वर्ल्ड की कोई भी भाषा है उसमें हम सेम नाउन को बार बार नहीं लिखते, ठीक है। सेम नाउन इज नॉट यूज्ड again and again in a sentence, the sentence becomes off color, ठीक है। तो to avoid the repetition of a noun we use a word in place of a noun, that word is called pronoun, ठीक है। अभी pronoun भी इंग्लिश के अंदर बहुत सारे हैं, लेकिन pronoun चूंकि मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं डिस्कस कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट, तो इसलिए थोड़ा सा समझा के छोड़ देता हूँ। अभी मैंने आपको बता दिया कि नाउन की जगह हम जो कोई वर्ड इस्तेमाल करेंगे वो प्रोनाउन कहलाएगा, ठीक है। तो ही हो गया, ठीक है, और हिम हो गया, हिज हो गया, शी, हर, दे, कुछ छोटी सी लिस्ट दे रहा हूं आपको, them, theirs, ये सारे प्रोनाउन है, ही, शी, इट, आई, वी, यू, ठीक है, आई, मी, माइन, ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये सारे प्रोनाउन हैं, ठीक है। वे, आस, आर्स, आर्स, आर्सेल्स, ठीक है, आई, मी, माइन, माई सेल्फ, यू, योर्स, योरसेल्फ, योरसेल्व्स, ये सारे प्रोनाउन है, ठीक है। अभी मैं प्रोनाउन डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बस मैंने आपको इतना बताया मोटा मोटा, ही, शी, इट, आई, वी, यू, ये सारे के सारे प्रोनाउन है, ठीक है। तो आ जाते हैं, अब मेन बात पे आ जाते हैं। मैंने आपको बोला कि preposition is always followed by either a noun or a pronoun, ठीक है। हमेशा ऐसा होगा, और वो नाउन और प्रोनाउन उस preposition के क्या कहलाएंगे, ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। वेरी सिंपल, ठीक है। Let's have some examples so that you can understand what I'm trying to teach you, ठीक है। Things can be explained better in a better way through examples only. They are watching a movie in the room, मान लो ये सेंटेंस है। अब आप देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग वर्ब ढूंढेंगे। मेन वर्ब ढूंढना है तो पहले तो सारी वर्ब ढूंढ लो, कितनी, एक वर्ब ये रही और एक वर्ब ये रही। तो ये बी की फॉर्म है, ये हमारी होगी हेल्पिंग वर्ब, और वॉचिंग होगी मेन वर्ब। ढूंढना क्या था हमें, मेन वर्ब, ठीक है। व्हाट होम का क्वेश्चन पुट करो, वॉचिंग, दे आर वॉचिंग, वॉचिंग व्हाट, आंसर क्या है, ए मूवी। ए मूवी क्या हो गया, ए मूवी हो गया इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये देखो क्या आया, ये है प्रेपोजिशन,
इन एक प्रेपोजिशन होती है, इन टू भी एक प्रेपोजिशन, बहुत सारी एंड देयर आर अ नंबर ऑफ प्रेपोजिशंस टू बी डिस्कस्ड, हम करेंगे उनको सबको। इन प्रेपोजिशन है, और मैंने बोला था कि प्रेपोजिशन है ना कभी अकेली नहीं आती, हमेशा अपना ऑब्जेक्ट साथ में लेती है, इसके बाद हमेशा एक नाउन प्रोनाउन जरूर आएगा। और देखो ये रूम क्या है, नाउन है, और अगर ये नाउन है या प्रोनाउन है तो ये क्या कहलाएगा, इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट। बचा क्या, सब्जेक्ट। ठीक है, मैंने एक चीज बताई थी कि नाउन प्रोनाउन का काम क्या है, सब्जेक्ट बनना या ऑब्जेक्ट बनना। इस सेंटेंस में जितने भी सब्जेक्ट को मैं अलग से डिस्कस करूंगा। अब देखो, मूवी ने ऑब्जेक्ट बनने का काम किया, मूवी नाउन है। रूम ने प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनने का काम किया, रूम भी नाउन है। दे इसमें सब्जेक्ट है, इसने सब्जेक्ट बनने का काम किया, दे एक प्रोनाउन है। तो नाउन प्रोनाउन का काम क्या है, सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना। ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम नाउन प्रोनाउन ही करेंगे, और दूसरा कोई वर्ड, वर्ब हो, एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, ठीक है, कंजक्शन हो, प्रेपोजिशन हो, वो कभी भी ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट बनने का काम नहीं करते हैं। ठीक है, अब करेंगे। तो ठीक है, तो अभी मैंने आज आपको यही सिखाया ऑब्जेक्ट के बारे में। धीरे धीरे रोज पढ़ते जाना, सीखते जाना, नोट्स बनाते जाना, और धीरे धीरे इस क्लास का ना लेवल बढ़ता जाएगा। अगली क्लास में देखना, आपको जब मैं सब्जेक्ट सिखाऊंगा ना, आपको मज़ा आएगा और आप कहोगे कि यार कमाल है, सब्जेक्ट इतनी ज़बरदस्त वाली चीज़ है। और एक चीज़ और, जिसको सब्जेक्ट नहीं पता ना सेंटेंस में क्या है, वो वर्ब नहीं भर सकता, वो इंग्लिश नहीं सीख सकता अगर जिसको सब्जेक्ट नहीं पता, क्योंकि सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगती है। हम सबसे पहले सब्जेक्ट देखते हैं, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगाते हैं। तो अपने को जब सब्जेक्ट ही नहीं पता होगा सब्जेक्ट सेंटेंस में क्या है, तो हम वर्ब क्या लगाएंगे फिर, तो हम तो वो टेंस वेंस कर ही नहीं पाएंगे, वर्ब भर ही नहीं पाएंगे हम लोग तो। ठीक है, इसलिए अगला लेक्चर मेरा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और मैं ये भी बोल रहा हूँ, अगले लेक्चर में ना जो ये सोच के बैठे हैं कि हमें तो इंग्लिश आती है, हम तो बड़े बड़े धुरंधर हैं, हमें जो इस तरह के लेक्चर देखने की क्या ज़रूरत है। वादा करता हूँ दोस्तों, अगले लेक्चर में ना आपके लिए भी कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, देखना पक्का। ठीक है, तो अभी एक छोटा मोटा एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, और मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज थोड़ा ऑब्जेक्ट के बारे में पता लगा होगा। I was having food with a friend। मान लो ये एग्जांपल लिया मैंने, आई वॉज हैविंग फूड विद अ फ्रेंड। अब इस सेंटेंस को तोड़ना है। ठीक है, सेंटेंस को तोड़ो। सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, सबसे पहले वर्ब पे फोकस करो। इफ यू वांट टू ब्रेक ए सेंटेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड वेयर द वर्ब इज। ठीक है, एक वर्ब हियर, एक वर्ब हियर। ये क्या है, बी की फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब बनने का काम करती है। हैविंग क्या हो गया, मेन वर्ब। हैविंग का मतलब यहाँ पे खाने से। ठीक है, आई वॉज हैविंग, मैं खा रहा था। आंसर क्या, आई वॉज हैविंग व्हाट, हु, क्या, फूड क्या हो गया, मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट आ गया। विद क्या आ गया, प्रेपोजिशन आ गया। और फिर मैंने बताया था प्रेपोजिशन नेवर कम्स अलोन इन ए सेंटेंस, इट इज ऑलवेज फॉलोड बाई इधर ए नाउन और प्रोनाउन, और वो नाउन प्रोनाउन उस प्रेपोजिशन का क्या कहलाएंगे, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट, व्हाट हुम का क्वेश्चन पुट करके हमने पता कर लिया। ये प्रेपोजिशन आ गई, प्रेपोजिशन के बाद एक नाउन आया, और वो नाउन फ्रेंड नाउन है। ठीक है, और ये नाउन इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। बचा क्या, एक ही चीज बची है, फिर इसको तो दूसरी चीज मान ही नहीं सकते हम लोग, सब्जेक्ट ही मानना पड़ेगा इसको, सब्जेक्ट ही है ये। अगर ये सब्जेक्ट है तो ये भी नाउन प्रोनाउन रहा होगा, और ये है आई एक प्रोनाउन है। देख लो, इसमें एक तो आई सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, फूड ऑब्जेक्ट है, मेन वर्ब का नाउन है, और फ्रेंड ऑब्जेक्ट है प्रेपोजिशन का, ये भी नाउन है। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिला के मैंने आज आपको इतना ही समझाया कि कोई काम हुआ, कोई एक्शन हुआ, उस एक्शन का असर किसी चीज पे ट्रांसफर हो गया, तो वो चीज क्या कहलाएगी, ऑब्जेक्ट। किसका, मेन वर्ब का। और उसको ढूंढना कैसे है, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड अ मेन वर्ब इन ए सेंटेंस, पुट द क्वेश्चन ऑफ व्हाट एंड whom, any word giving answer of that question will be the object to the
मेन वर्ब, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। मेन वर्ब अपना ऑब्जेक्ट कैरी करती है, और प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा हमेशा यू व्हेन यू वॉच समथिंग, व्हेन यू रीड अ बुक, न्यूज़पेपर और सम और एनीथिंग, you just pay attention while reading. You will find a preposition is never used alone, it always comes with its object, ठीक है। preposition is always followed by either noun or pronoun, और वो noun pronoun, what is the function of the noun and pronoun? The function of a noun pronoun is to become either subject or object, ठीक है। no other words than noun and pronoun can be subject and object in a sentence. So what is the function of a noun and pronoun? The function of a noun and pronoun is to become either object or subject. तो आज का लेक्चर आपको मैं उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। धीरे धीरे मेरे पास ना काफ़ी कुछ है सिखाने को। मैं बता रहा था आपको 10-12 साल मैंने इंग्लिश पे मेहनत की है, और मुझे नहीं लगता कि मैं अगर 2, 3, 4, 5 साल पढ़ाता रहूँगा ऐसे तो इंग्लिश ख़त्म होगी, हो भी नहीं सकती, ओशन है, ठीक है। तो जुड़े रहो मेरे साथ, उस लेवल पे ले जाऊँगा दोस्तों आपको। आप लोग कहेगा यार मज़ा आ गया, एंजॉय करोगे आप लोग। इतने आसान तरीके से हम लोग सीखेंगे और बहुत डीप तक जाएंगे, बहुत। बस जुड़े रहो आप लोग, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। मैं मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे सरकार अच्छा खासा पैसा देती है, ठीक है। बस मैं चाहता हूँ कि मेरी जो नॉलेज है ना, ये मेरे छोटे भाई बहन जो है ना उनके पास जाए, वो सीखें घर बैठे। लॉकडाउन हो रखा, स्कूल खुल नहीं रहे हैं, तो बस इतना सा सपोर्ट करो कि खुद भी देखो, अपने दोस्तों के पास रिकमेंड करो, भेजो, रेफ़र करो। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।